हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टेबल्स होती हैं उनमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एसक्यूएल वाली यूनिट है वो हमारी चल रही है और ये जो हमारा पार्ट 4 रहेगा, मतलब कि जो हमारा चैप्टर 12 है उसका ये जो है हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं एसक्यूएल से रिलेटेड उन वीडियोज़ में करा चुका हूँ। तो आप जो है उन वीडियोज़ को देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे डीएमएल कमांड्स को। हम बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन को देखने वाले हैं। तो देखिए, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब जो है आप ले सकते हैं इंसर्शन से, या फिर जो है डेटा को रिमूव करने से, या फिर जो है डेटा को मॉडिफाई करने से। मतलब कि डेटा को इंसर्ट करना टेबल में, या फिर जो है टेबल में से डिलीट करना, या फिर जो है टेबल में डेटा को मॉडिफाई करना। तो ये सब जो है आपका आ जाता है डेटा मैनिपुलेशन में, कि जो डेटा है वो टेबल में किस तरीके से डालते हैं, किस तरीके से वहाँ से डिलीट करते हैं, किस तरीके से टेबल के अंदर डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके डीएमएल में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारा वर्क जो है हम करेंगे डीएमएल कमांड की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कि किस तरीके से हम जो है टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने सीखा था कि किस तरीके से टेबल्स को क्रिएट करते हैं, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो टेबल है उसमें डेटा हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंसर्ट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि है हमारा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की हेल्प से हम डेटा को क्या करते हैं, टेबल में इंसर्ट करते हैं। तो इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स देखिए किस तरीके से रहेगा। सिंटैक्स में क्या रहता है, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद लिखेंगे टेबल का नेम जिसमें कि आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यूज़ कीवर्ड लगाते हैं। देन पैरेंथेसिस के अंदर जो है आप वैल्यूज़ पास करते हैं कि आपको जो है कितनी वैल्यूज़ देनी है। जितने भी फील्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इस तरीके से हमने टीचर के नेम से टेबल क्रिएट कर रखी है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे इस तरीके से डेटा को इंसर्ट करना। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, इस काम को करने के लिए जो है सबसे पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी होगी। तो टेबल क्रिएट करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा। ये आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर डेटा डालने की, तो डेटा किस तरीके से डालेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, क्योंकि हमें जो है टीचर वाली टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टीचर। इसके बाद में लिखेंगे वैल्यू, और यहाँ पे पहली वैल्यू जो आप देंगे वो यहाँ पे पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग देंगे। जो भी यहाँ पे इसका डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमारे केस में टीआईडी का डेटा टाइप जो है वो इंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी है। अगर कैर होता तो आप क्या करते, सिंगल कोट या डबल कोट में वैल्यू को देते। इसी तरीके से यहाँ पे सचिन गुप्ता मैंने लिखा है, तो मतलब क्या है, ये टीचर वाले कॉलम में जाएगा। मतलब कि सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी सेकंड कॉलम में जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड वैल्यू दी है इंग्लिश, जो कि हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट वाले कॉलम में जाएगी। और फोर्थ वैल्यू जो है यहाँ पे 25,000, ये हमारी सैलरी वाले कॉलम में चली जाएगी। तो इस तरीके से जो आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसी कमांड लिख के एंटर करेंगे आपको मैसेज मिलेगा क्वेरी ओके, और ये जो डेटा आपने यहाँ पे इंसर्ट करा होगा ये आपकी टेबल में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं इस टेबल में जो है आपका ये वाला जो रो है वो ऐड हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे डेटा इतना इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक कमांड की हेल्प से इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, इस कमांड को जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से डेटा को एक्सेस करते हैं। फिलहाल जो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ उस कमांड को। आप लिखेंगे इस तरीके से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। ये जो कमांड है इसको यूज़ करते हैं हम कि जितने भी कॉलम आपके टेबल में है उन सबसे जो है डेटा को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को लिख सकते हैं। तो जैसे इस कमांड को लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो डेटा आपने डाला है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि यहाँ पे जो टेबल है उसके अंदर आपकी एक रो ऐड हो चुकी है। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं डेटाबेस को यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने जो डेटाबेस बनाया था वो अकेडमी के नेम से बनाया था। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा अकेडमी। इसके बाद में यहाँ पे देखता हूँ टेबल कौन कौन सी हैं। सो टेबल्स, तो हमारे पास में 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट के नाम से है और मार्कशीट के नाम से है। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी से टीचर वाली टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट वाली टेबल में भी डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपको स्टूडेंट वाली टेबल में ही डेटा इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस टेबल के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है। देखिए, यहाँ पे करता हूँ DSC और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब में जो है नल आ रहा है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है डेली है, और बाकी देखिए यहाँ पे भी नल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं डेटा को डालने की। तो किस तरीके से डालेंगे हम लिखेंगे इंसर्ट
और यहाँ लिखेंगे इनटू और टेबल का नाम, टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट। इसके बाद में जो है यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। अगर आप चाहें तो यहीं पे जो है डेटा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू लिखने के बाद में पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा। देन यहाँ पे जो हमारे फील्ड हैं इनके ही ऑर्डर में जो है मैं यहाँ पे डेटा डाल दूंगा। तो पहले हमारी SID है और SID का जो डेटा टाइप है वो कैर है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंगल कोड या डबल कोड में वैल्यू को दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज की 101, ये मेरी SID हो गई। कॉमा लगाऊंगा मैं, एस नेम है, एस नेम सपोज की मैं देता हूँ यहाँ पे अमित, और ये भी हमारा डबल कोड में रहेगा क्योंकि इसका डेटा टाइप भी वेर कैर है। इसके बाद में फिर कॉमा, फिर हमारा वेर कैर है, यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ मैं, मान लीजिए मैं देता हूँ मुंबई। इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, देन यहाँ पे DOB दूंगा। तो DOB का डेटा टाइप जो है वो आपका डेट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डबल कोड में ही देंगे। देखिए डेट डेटा टाइप को भी आप सिंगल कोड या डबल कोड में ही देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेंगे ईयर, सपोज कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2002, इसके बाद में डैश, देन यहाँ पे दूंगा मैं मंथ, सपोज कि 7 दे दिया। देन यहाँ पे मैं दूंगा डे, या फिर आप कर सकते हैं डेट, सपोज कि मैंने 18 दे दी। इस तरीके से करने के बाद में मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा और सेमीकोलन लगा के एंटर मार दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि जो स्टूडेंट वाली टेबल है उसमें जो हमारी एक रो ऐड हो चुकी है। देखिए इसको चेक करने के लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं एक रो यहाँ पे हमारी इस तरीके से ऐड हो गई है। देखिए इससे पहले जो था यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं था, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करा है तो एक रो ऐड हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डेटा को हम जो है टेबल में इंसर्ट करते हैं। अब देखिए अभी जो हमने क्या करा, यहाँ पे जो है सिंगल रो को ऐड करा। अगर हम चाहें तो एक ही बार में जो है मल्टीपल रो को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस काम को किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो मल्टीपल रो को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू और उस टेबल का नाम जिसमें कि आपको डेटा इंसर्ट करना है, और यहाँ पे जो है आप वैल्यू जो लिख रहे थे उसकी जगह आप कर देंगे वैल्यूज़, क्योंकि हमें जो है मल्टीपल रोज यहाँ पे ऐड करनी है। बाकी सारा काम जो है आप इस तरीके से सेम ही करेंगे। और इसके बाद में देखिए जैसी पैरेंथेसिस होगी तो यहाँ पे सेमीकोलन ना लगा के आप लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद में जो है सेकंड रो का डेटा इस तरीके से डाल देंगे। अब देखिए दोबारा से आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप वैल्यूज लिख देंगे और उसके बाद में जो आप इस तरीके से डेटा को डाल सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके से मैसेज मिलेगा कि 2 रोज जो है वो यहाँ पे इफेक्टेड हो गई हैं। तो इस तरीके से आपको मैसेज मिल जाएगा। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो इस कमांड का यूज़ करके डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब डिस्प्ले कराएंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। देखिए पहले जो है 1 रिकॉर्ड ऐड करा था, उसके बाद में जो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड ऐड करे हैं, तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो आप मल्टीपल रोज को या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड को एक टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। अभी हमने क्या करा था, यहाँ पे एक बार में जो है 1 रिकॉर्ड को ही एंटर करा था। अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड को ऐड। किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड इसके बाद एंटर करता हूँ, और अब मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यूज़। इसके बाद मैं यहाँ वैल्यूज़ दे दूँगा। सपोज कि जो मेरी आईडी रहेगी वो रहेगी इस बार 102, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम रहेगा सपोज कि सचिन, एंड यहाँ कर देता हूँ कॉमा। एड्रेस सपोज कि मैं कर देता हूँ दिल्ली, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ सपोज कि मैं यहाँ पे 1998-7-08। इस तरीके से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने कर दी है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए सेमीकोलन मैं नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉमा, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे और रिकॉर्ड भी ऐड करने हैं। तो एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे दे दूंगा नेक्स्ट वैल्यू, मैं कर दूंगा 103। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम दूंगा, मैं मान लीजिए देता हूँ रोहित, और ये डबल कोड में रहेगा क्योंकि वेयर का डेटा टाइप है। इसके बाद में यहाँ पे सिटी दे दूंगा, मतलब कि जो एड्रेस है वो दे दूंगा। मैं सपोज देता हूँ बेंगलोर, और कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि सपोज 2009-17। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 ही ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं और ऐड करना तो इसी के नीचे इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे। जितने चाहें उतने रिकॉर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सेमीकोलन लगा रहा हूँ और एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है 2 रोज अफेक्टेड।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 2 रिकॉर्ड एक साथ ऐड हो गए हैं। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। सेम कमांड हम लगा देंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल हमारे इस टेबल में जो है 3 रिकॉर्ड हो गए हैं। पहले 1 डाला था हमने और बाद में 2 डाल दिए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप मल्टीपल रिकॉर्ड को अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी स्पेसिफिक फील्ड में जो है डेटा को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए सारे फील्ड में हम नहीं चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड में ही जो है हम डेटा को ऐड करना चाहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे और बाकी जो वैल्यू आप नहीं डालेंगे जिन एट्रीब्यूट की, जिनकी आप वैल्यू डालेंगे तो उनकी तो वैल्यू आ जाएंगी और जिनकी आप वैल्यू नहीं डालेंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू लिखेंगे, टेबल का नेम लिखेंगे, कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 2 लिखेंगे, जिनमें कि आपको डेटा डालना है। कि सपोज कि आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में ही डेटा डालना है, बाकी में आपको नहीं डालना है। सपोज कि आपको TID और टीचर नेम ही एंटर करना है, बाकी का जो डेटा है वो आपको एंटर नहीं करना है। तो इस केस में जो आप यहाँ पे 2 ही कॉलम दे सकते हैं और उनकी जो वैल्यू देंगे वो आपकी इन कॉलम में चली जाएगी। मतलब पहली वैल्यू देंगे वो पहले कॉलम में जाएगी, सेकंड वैल्यू देंगे तो वो सेकंड कॉलम में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू टीचर और यहाँ पे मैंने लिखा है TID, टीचर नेम और सैलरी। देखिए यहाँ पे जो है इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में और यहाँ पे जो इस वाले कॉलम में, सब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है कि मैं चाहता हूँ इन 3 कॉलम में ही डेटा एंटर हो। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से 3 कॉलम मेंशन कर दिए हैं। और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज डाल दी हैं, 1 2 3। तो 3 वैल्यू डाली हैं। तो पहली वाली चली जाएगी TID में, सेकंड चली जाएगी हमारे टीचर नेम में और जो थर्ड है वो हमारी चली जाएगी सैलरी में। इस तरीके से वैल्यू चली जाएंगी और जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी नल। तो यहाँ पे इस क्वेरी को लिख के जैसे आप एंटर करेंगे आपको जो है मैसेज मिल जाएगा क्वेरी ओके का। और अगर आप यहाँ पे जो है इस क्वेरी को यूज़ करते हैं जो कि है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, इस क्वेरी को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे टेबल में इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए TID आ जाएगी, नेम आ जाएगा और सैलरी आ जाएगी, जबकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपको नल देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ एंटर करना सपोज कि SID और मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम और मैं चाहता हूँ DOB। मैं एड्रेस देना यहाँ पे नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा फील्ड का नेम। मैं डिफाइन कर देता हूँ SID कॉमा SNAME कॉमा DOB। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और यहाँ कर दूंगा वैल्यू। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू एंटर करनी है तो आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है खाली वैल्यू। तो SID देता हूँ मैं यहाँ पे 104, नेम देता हूँ यहाँ पे मैं अभिषेक एंड DOB यहाँ पे देता हूँ मान लीजिए 2001-3-15। एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेरी ओके हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। ये कमांड मैं लगा देता हूँ, देखिए एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SID आ गई है, नेम आ गया और यहाँ पे देखिए एड्रेस भी ले लिया है इसने, दिल्ली जो है ले लिया है। अब दिल्ली क्यों लिया है देखिए मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस टेबल में जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, देखिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। जब मैंने आपको जो है बताया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरीके से सेट करते हैं, तो हमने यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी थी। देखिए मैं लिखता हूँ DSC स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दिल्ली आ रहा है, मतलब कि जब भी एड्रेस को टाइप नहीं किया जाएगा तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। इसीलिए यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली है। अगर मैं किसी और फील्ड को खाली छोड़ता तो वो नल हो जाता। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हम करते हैं दोबारा से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे देखिए मैं कॉलम का नेम लिख देता हूँ SID नेम एड्रेस एंड देखिए डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ अगेन वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़ और यहाँ पे देता हूँ मैं 105। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेरी किस तरीके से आ गई एकदम से। तो यहाँ पे देखिए जो एरो कीज़ होती हैं, तो उसमें जो अप एरो की होती है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस क्वेरी होती है वो आपकी डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे उस की का यूज़ करके मैंने प्रीवियस क्वेरी को ले लिया है, उसी में जो है मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया देखिए 105 और यहाँ पे नेम कर देता हूँ सपोज की नेहा एंड इसकी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सपोज की 5 एंड यहाँ कर देता हूँ मतलब कि 11 और एंटर करता हूँ।
तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, कुछ क्वेरी में मिस्टेक हो गई है। मैंने यहाँ पे देखिए नेम लिख दिया है, जबकि हमारा जो कॉलम है उसका नेम है एस नेम। तो ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, तो इसको सही कर लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और चेंज नहीं करा, मैं फिर से सही करता हूँ इसको। यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान से करते हैं इस काम को। ये रहा हमारा, यहाँ कर देते हैं एस नेम। अब एंटर करते हैं और अब ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को। तो देखिए ये वैल्यू हमने ले ली है, अब एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके हो गई है। अब मैं यहाँ पे जो है टेबल को डिस्प्ले कराता हूँ, मतलब कि जो डेटा है उसको एक्सेस करता हूँ। तो मैं लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा इस तरीके से आ गया है, और जो फील्ड हमने सेलेक्ट करे थे उसमें डेटा आ गया है, और जो हमने सेलेक्ट नहीं करा था उसमें नल वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से जो आप पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करके उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई होगी उस फील्ड के लिए, तब तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई नहीं होगी तो नल वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो फील्ड होते हैं उनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब देखिए अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो पहले डेट ऑफ बर्थ दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे DOB पहले लिख दूंगा। देन मैं चाहता हूँ मान लीजिए नेम टाइप करना, तो मैं लिख दूंगा एस नेम। फिर मैं चाहता हूँ एड्रेस टाइप करना, तो मैं लिख दूंगा एड्रेस। फिर मैं चाहता हूँ SID टाइप करना, तो मैं लिख दूंगा SID। तो इस तरीके से जो है कॉलम को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। देखिए एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू। तो सबसे पहले मैं दूंगा DOB। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज की 2003-1-2। इसके बाद मैं दूंगा मैं यहाँ पे नेम राहुल कर देता हूँ। फिर एड्रेस दे दूंगा, सपोज की एड्रेस देता हूँ मैं कानपुर। इसको डबल कोड में रखेंगे हम। देन मैं यहाँ पे दूंगा SID, क्योंकि SID को जो हमने सबसे लास्ट में कर दिया है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा SID। मैं लिख दूंगा मान लीजिए 106। इस तरीके से यहाँ पे एंड करूँगा इसको और सेमीकोलन लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी क्वेरी ओके हो गई है। अब यहाँ पे जब मैं डिस्प्ले करूँगा तो हमारी जो है प्रॉपर तरीके से ही डिस्प्ले होगी, मतलब कि यहाँ पर डेटा हमने किसी भी ऑर्डर में डाला हो, लेकिन जब डिस्प्ले होगी तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ही होगी। देखिए मैं यहाँ पे जो है डिस्प्ले कराता हूँ। मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा आपका उस तरीके से ही आया है, मतलब कि जिस फील्ड में आपने जो डेटा डाला है वो वहीं पे पहुँच गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो है कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट मेथड से टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे क्वेरीज को कि किस तरीके से जो हम SQL में क्वेरी को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कि जो डेटा है हमारा किसी भी टेबल में उसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं डेटा को एक्सेस करने के, उस पर क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेरीज का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। क्वेरी जो है हम डेटा को रिट्राइव करने के लिए लगाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए भी लगाते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्वेरी क्या होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं SQL जो है वो हमें एक प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से जो हम डेटा को रिट्राइव करते हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए भी हम क्वेरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्वेरी एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से जो टेबल्स में डेटा स्टोर है, जो डेटाबेस हमारा उसमें जो टेबल्स बनी हुई हैं उसमें जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कमांड चलाते हैं। तो उन्हीं को हम क्वेरी बोलते हैं। जैसे कि इस टेबल से हमने डेटा को एक्सेस करने के लिए अभी कौन सी कमांड चलाई थी, ये हमने कमांड चलाई थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस कमांड की हेल्प से जो डेटा था वो पूरा का पूरा एक्सेस हो रहा था। इस तरीके से आपको जो है पूरा डिस्प्ले हो रहा था। जो यहाँ पर टेबल की फॉर्म में स्टोर है डेटा, उसको हम रिट्राइव कर रहे थे, उसको एक तरीके से एक्सेस कर रहे थे। तो इस तरीके से ये क्या हुई, हमारी एक क्वेरी हो गई। तो चलिए सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसका यूज़ क्या होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम करते हैं डेटा को रिट्राइव करने के लिए। जो टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा ऑलरेडी स्टोर है, उससे डेटा को रिट्राइव करने के लिए हम जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका यूज़ हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद में हम लिखते हैं एट्रीब्यूट, मतलब जो एट्रीब्यूट भी आप चाहते हैं एक्सेस करना टेबल से, उन एट्रीब्यूट को आप लिखते हैं। जैसे एट्रीब्यूट 1 हो गया, एट्रीब्यूट 2 हो गया, और उसके बाद में फ्रॉम लगा के आप टेबल का नेम दे देते हैं। फ्रॉम कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए टीचर्स के नाम से मेरे पास एक टेबल है, तो इस टेबल में मान लीजिए इस तरीके से डेटा स्टोर किया हुआ है। अब इस टेबल में से मैं चाहता हूँ एक्सेस करना ओनली TID और टीचर नेम को। मान लीजिए इतना डेटा जो है मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेरी लगाऊंगा। मैं देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से क्वेरी लगा दूंगा। मैं लिखूंगा सेलेक्ट TID और लिखूंगा टीचर नेम,
मतलब कि ये जो टेबल है टीचर वाली, इसमें से सेलेक्ट करो TID को और सेलेक्ट करो टीचर नेम को और फ्रॉम लगा के यहाँ पर टेबल का नाम लिख दिया है कि टीचर वाली टेबल में से जो है सिर्फ और सिर्फ 2 फील्ड को सिलेक्ट करो। कौन कौन से फील्ड हैं? TID एंड टीचर नेम। तो जैसे ही इस क्वेरी को लगा के मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरीके से मुझे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये जो टेबल है, इस टेबल में से सिर्फ और सिर्फ यही डेटा डिस्प्ले होगा, बाकी जो डिटेल है वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 2 ही कॉलम सेलेक्ट करे हैं तो उन 2 कॉलम से ही डेटा आपको डिस्प्ले होगा। देखिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सपोज कि ये टेबल हमारे पास में, इसमें से मुझे जो है SID चाहिए स्टूडेंट की और SNAME चाहिए और एड्रेस चाहिए। मुझे जो यहाँ पे DOB को डिस्प्ले नहीं कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट, इसके बाद मैं लिखूँगा SID, SNAME, एड्रेस। जो फील्ड आपको एक्सेस करने हैं उनके नेम लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए फ्रॉम टेबल का नेम। तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे जो है जल्दबाजी में मैंने फ्रॉम की स्पेलिंग गलत कर दी है, इसको सही कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SID आ गई है, SNAME आ गया है और एड्रेस आ गया है। तो आई होप आप लोग को सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया होगा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर फील्ड को एक टेबल में से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि सारे कॉलम्स को अगर हमें टेबल में से एक्सेस करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। आपको जो है सारे कॉलम को एक्सेस करने के लिए स्टार का साइन लगाना पड़ता है। इस तरीके से आप क्वेरी लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, मतलब कि सेलेक्ट लिखेंगे और स्टार लिखेंगे। स्टार का मतलब है कि जो टेबल आप यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो टीचर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर वाली टेबल में से जितने भी कॉलम है यहाँ पे, जितने भी कॉलम यहाँ पे दे रखे होंगे उन सारे कॉलम को डिस्प्ले करो और उन कॉलम्स में जितना भी डेटा है वो सारा डिस्प्ले करो। तो जो पूरी की पूरी टेबल होगी वो डेटा के साथ में डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर मारेंगे तो आउटपुट में जो है आपको इस तरीके से पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, ये चीज़ मैं आपको करके दिखाई चुका हूँ। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है एक टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको रीऑर्डर करके डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब कि एक क्वेरी में जो है हम उसको इस तरीके से दे सकते हैं कि जो कॉलम है वो हमारे रीऑर्डर होकर डिस्प्ले हो। तो इस काम को हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करना टीचर नेम, फिर मैं चाहता हूँ कि सैलरी डिस्प्ले हो और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि TID डिस्प्ले हो। तो इस काम को करने के लिए मुझे क्वेरी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी होगी। देखिए इस काम को करने के लिए जो है मेरी क्वेरी इस तरीके से रहेगी, मैं लिखूंगा सेलेक्ट और उसके बाद मैं दूंगा पहला कॉलम नेम जो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा डिस्प्ले हो, और उसके बाद मैं सेकंड कॉलम बो दूंगा जो मैं चाहता हूँ सेकंड नंबर पे, और थर्ड कॉलम बो दूंगा जो मैं चाहता हूँ थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे आप कॉलम लिखेंगे उसी ऑर्डर में जो है आपको डिस्प्ले होंगे। मतलब जो आउटपुट आएगा क्वेरी का वो उसी ऑर्डर में आएगा। जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए टीचर नेम पहले आ रहा है, फिर सैलरी आ रही है और फिर TID आ रहा है। मतलब कि जिस ऑर्डर में आपने जो है क्वेरी में कॉलम्स को लिखा होगा उसी तरीके से आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगे। देखिए इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे करता हूँ तो सपोज कि इस टेबल में से मैं चाहता हूँ सबसे पहले DOB को डिस्प्ले कराना, फिर मैं चाहता हूँ एड्रेस को डिस्प्ले कराना और उसके बाद में मैं SNAME को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इस केस में मुझे क्वेरी किस तरीके से लिखनी होगी, देखिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले DOB, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एड्रेस एंड देन मैं लिखूंगा यहाँ पे SNAME, फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट जो कि हमारी टेबल का नाम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले DOB आ रहा है, फिर एड्रेस आ रहा है और उसके बाद में SNAME आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी क्वेरी वर्क कर रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप रीऑर्डर करके कॉलम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं क्वेरी के रिजल्ट में। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो कॉलम को जो है रिजल्ट में आप रीनेम करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो टेबल हमारे पास में, इसमें देखिए यहाँ पे जो कॉलम का नेम है वो टीचर नेम लिखा हुआ है। तो सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आए हमारी क्वेरी का तो उसमें जो है टीचर नेम की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ओनली नेम लिखा हुआ है। तो इस काम को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो देखिए इस काम को करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एज कीवर्ड। एक एज कीवर्ड होता है जिसका यूज़ करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेरी समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम एज नेम फ्रॉम टीचर। मतलब कि मैंने बोला है कि यहाँ पे जो है टीचर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करो और उसको जो है एज कैसे डिस्प्ले करो, नेम की तरह। मतलब कि जब आउटपुट आएगा क्वेरी का तो वहाँ पे जो टीचर नेम वाला कॉलम है इसका जो नेम होगा वो टीचर नेम ना करके क्या आएगा, ओनली नेम आएगा। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है नेम
और यहाँ पे जो आउटपुट में आपको इस तरीके से नेम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ओनली जो है टीचर नेम वाला ही कॉलम सेलेक्ट किया है, तो उसी का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है और उसका नेम जो है हमने चेंज कर दिया है एज नेम। तो इस तरीके से यहाँ पर नेम लिख के आ गया है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जो एड्रेस वाला कॉलम है इसको मैं चाहता हूँ डिस्प्ले कराना रिजल्ट में एज सिटी। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे मैं चाहता हूँ नेम भी सिलेक्ट करना स्टूडेंट का, तो मैं लिखूँगा एज नेम और इसके बाद में जो है मैं लिखूँगा यहाँ पे एड्रेस। तो सपोज कि मैं एज नेम को भी नेम की तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं लिख दूँगा एज नेम और यहाँ पे चाहता हूँ एड्रेस को सिलेक्ट करना, तो मैं लिखूँगा कॉमा एड्रेस एज सिटी, कि जो एड्रेस वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करो एज सिटी और यहाँ कर दूंगा फ्रॉम स्टूडेंट। एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस नेम वाला जो कॉलम था वो डिस्प्ले हो रहा है ओनली नेम के नाम से, और यहाँ पे देखिए एड्रेस वाला जो कॉलम था उसमें लिखा हुआ आ रहा है सिटी, क्योंकि उसका नाम जो है मैंने कर दिया है सिटी। तो इस तरीके से एज कीवर्ड का यूज़ करके जो आप किसी भी कॉलम का नेम जो है रिनेम कर सकते हैं अपने क्वेरी के रिजल्ट में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से क्वेरी के रिजल्ट में जो हम कॉलम का नेम रिनेम कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम चाहें तो जो कॉलम्स हैं उन पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि कोई कॉलम ऐसा है जहाँ पे कि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टीचर वाली टेबल देखिए आप, तो टीचर वाली टेबल में देखिए यहाँ पे सैलरी है सभी टीचर्स की। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ टीचर्स की एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना, तो एनुअल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे करना क्या होगा कि जो सैलरी वाला कॉलम है इस पर जो है मुझे 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस तरीके से जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो एनुअल इनकम होगी उनकी वो आ जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं एनुअल सैलरी जो बनेगी उनकी वो निकल के आ जाएगी। तो इस काम को करने के लिए क्वेरी किस तरीके से लगेगी देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम और यहाँ पे लगाया एज कीवर्ड और लिख दिया मैं नेम, मतलब कि जो टीचर नेम वाला कॉलम है इसको रिनेम करके मैं जो है डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने टीचर नेम को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में जो है मैंने सेलेक्ट करा है सैलरी वाला कॉलम, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरी और सैलरी वाले में देखिए लिख दिया है यहाँ पे इंटू 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कॉलम में जो है 12 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और इसको भी देखिए एज कीवर्ड लगा के मैंने एनुअल इनकम लिख दिया है, मतलब कि जो सैलरी वाला कॉलम है वो आउटपुट में किस तरीके से डिस्प्ले होगा, एनुअल इनकम के नेम से डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया है फ्रॉम टीचर। तो इस तरीके से दो ही कॉलम डिस्प्ले होंगे, एक तो टीचर नेम वाला होगा डिस्प्ले और एक सैलरी वाला डिस्प्ले होगा। और टीचर नेम वाला किस नेम से होगा, नेम के नाम से होगा, और जो सैलरी वाला कॉलम है वो हमारा किस नेम से होगा, एनुअल इनकम के नेम से होगा। तो जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर मारेंगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिख के मिलेगा आपको नेम और जो भी टीचर्स के नेम है वो आ जाएंगे, और इस वाले कॉलम में आपको लिखा हुआ मिलेगा एनुअल इनकम, और जो भी एनुअल इनकम बनेगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम पे हमने क्या कर दिया है 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टेबल है, देखिए मैं यहाँ पे जो टेबल है हमारी, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिसपे कि हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएँ। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे दूसरे डेटाबेस में जा रहा हूँ जहाँ पे कि मैंने ऐसी टेबल क्रिएट कर रखी है जहाँ पे कि न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू हैं। तो यहाँ पे जो मैं चला जाता हूँ दूसरे डेटाबेस में। एक डेटाबेस मैंने बना रखा है स्कूल के नेम से, मैं उसमें जा रहा हूँ। मैंने लिख दिया यूज स्कूल। आप लोगों को पता ही है कि इससे हम डेटाबेस को चेंज करते हैं। और यहाँ पे जो है एक टेबल है मेरे पास में टीचर के नाम से, मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाली टेबल हमारी आ गई। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना, तो किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा देखिए सेलेक्ट और यहाँ मैं लिख दूँगा टीचर नेम, और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एज टीचर, और इसके बाद लिख दूँगा सैलरी और कर दूँगा इंटू 12, और इसको डिस्प्ले करा दूँगा एज एनुअल सैलरी फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचर वाला जो कॉलम है वो टीचर के नेम से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने उसका नेम चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली टीचर, तो टीचर लिखा हुआ आ गया है। और सैलरी वाला जो कॉलम है उसका नेम मैंने जो है एनुअल सैलरी कर दिया है, तो यहाँ पे एनुअल सैलरी लिख के आ गया है। और यहाँ पे देखिए इस पर मल्टीप्लिकेशन हो गई है। तो इस तरीके से जो हमें एनुअल सैलरी देखने को मिल रही है, और जो भी टीचर्स के नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप जो टेबल में डेटा होता है हमारा, मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप का अगर डेटा है तो उस पर किस तरीके से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज की। तो देखिए एसक्यूएल में क्या होता है,
बाय डिफॉल्ट जब आप क्वेरी को इंप्लीमेंट करते हैं, जो डेटा आपको सामने डिस्प्ले होता है, तो उस डेटा में जो है आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी देखने को मिलती हैं। मतलब कि क्वेरी के साथ में जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं वो क्वेरी के रिजल्ट में ना आए, तो उस केस में जो आप डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट क्लॉज का अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। एक तरीके से कह सकते हैं यूनिक वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस टीचर वाले टेबल की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी वाले कॉलम में देखिए आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए 24,000 दो बार आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ सैलरी वाले कॉलम में से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यू को डिस्प्ले कराना जो कि डुप्लीकेट ना हो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को अगर मुझे देखना होगा तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करूँगा। एक तरीके से कह सकते हैं जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको अगर मुझे देखना होगा तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करूँगा। अब इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल के अंदर मान लीजिए कि 100 टीचर हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे 100 टीचर्स में से 10 या फिर जो है 20 या फिर हो सकता है 30 टीचर ऐसे हों जिनकी सैलरी सेम हो। तो इस केस में अगर मान लीजिए मुझे चेक करना हो कि स्कूल के अंदर क्या क्या सैलरी दी जाती है, तो इस केस में अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके चेक करूंगा तो सारे टीचर्स की जो है सैलरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या क्या सैलरी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपीटेशन होगी, सेम सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, बार बार रिपीटेशन डिस्प्ले ना हो। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज को लगा दूंगा। तो क्या होगा, जितने भी टीचर हैं उनका एक बार ही डिस्प्ले होगा, मतलब जो जो सैलरी दी जा रही होंगी उनका एक एक रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा, रिपीटेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए इसको क्वेरी की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर, मतलब कि यहाँ पे जो टीचर वाली टेबल है इसमें से जो है उस सैलरी को सिलेक्ट करो जो कि डिस्टिंक्ट है, जिसकी रिपीटेशन नहीं हो रही हो। तो इस तरीके से क्वेरी को लिखकर अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं जो 24,000 है वो ओनली वन टाइम डिस्प्ले हो रहा है, रिपीटेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यही काम होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज का। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक टेबल है स्टूडेंट की, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से टेबल आ गई है। अब मान लीजिए टेबल में से जो है मुझे उन एज को ही डिस्प्ले करना है जो कि डिस्टिंक्ट हो, मतलब कि रिपीटेशन को जो है मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना नहीं चाहता हूँ। तो किस तरीके से क्वेरी लगाऊंगा, देखिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट और मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टिंक्ट और लिख दूंगा यहाँ पे कॉलम का नेम। जिस कॉलम से भी आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए उस कॉलम का नाम लिख देंगे। तो हमें चाहिए एज वाले कॉलम से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 आ रहा है और 22 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको रिपीटेशन देखने को नहीं मिल रही है, जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वही यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज क्या होता है। अब बात करते हैं वेयर क्लॉज की। तो देखिए वेयर क्लॉज का यूज जो है हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे डेटा को रिट्राइव करना, मतलब कि कोई कंडीशन लगा के हम चाहते हैं डेटा जो है डिस्प्ले हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में जो हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो सपोज कि इस टेबल में से मैं चाहता हूँ उस टीचर का नेम और सैलरी डिस्प्ले कराना जिसकी TID 112 है। तो इस काम को मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे क्वेरी समझते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट टीचर नेम सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर TID इक्वल 112 है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने क्वेरी लगा दी है कि हमें जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है टीचर नेम और सैलरी सेलेक्ट करनी है, और कौन सी टेबल से करनी है, टीचर वाली टेबल से करनी है। और कंडीशन हमने दे दी है कि जहाँ पे TID जो है वो 112 हो उसी का ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, मतलब उसका ही टीचर नेम और उसी की सैलरी डिस्प्ले करो और किसी का डिस्प्ले मत करो। तो जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, उस टीचर का नेम आ जाएगा और उस टीचर की सैलरी आ जाएगी जिसकी TID क्या है 112 है। देखिए TID वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट नहीं करा था इसीलिए आउटपुट में यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करते तो आउटपुट में भी हमें देखने को मिल जाता। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट वाली जो टेबल है, सपोज कि इसमें से मैं चाहता हूँ उसी स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले कराना जिसकी SID जो है वो 114 है। तो इस काम को मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ लगा दूंगा वेयर क्लॉज वेयर SID इक्वल 114 और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसी स्टूडेंट की डिटेल आ रही है जिसकी SID 114 है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे आप जो है यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले
करा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे आप डेटा देंगे, मतलब कि यहाँ पे देखिए SID मैंने दी है, तो ये जो कॉलम था SID वाला वो मेरा इंटीजर टाइप का था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू दी है। अगर आपका स्ट्रिंग टाइप का है तो आपको यहाँ पे वैल्यू डबल कोट में रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग को वेयर क्लॉज का भी यूज समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को, कि किस तरीके से जो हम अपनी क्वेरी में ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।